नमस्ते, मेरा नाम मानसी रघुवंशी है और आज का मेरा विषय है यदि मैं शिक्षा मंत्री होती तो क्या करती। और मैंने इस विषय को इसलिए चुना है क्योंकि मैंने इस विषय को इसलिए भी चुना है क्योंकि मेरी इस विषय में पहले से ही रुचि रही है और मैं आगे भी इस शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहती हूँ। शिक्षा हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हमारे जीवन की अन्य मूलभूत आवश्यकताएं, और इसलिए ही शिक्षा को संविधान में मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त किया है। संविधान में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में है और इसके लिए अलग अलग विभागों का गठन किया गया है जो केंद्र तथा राज्य दोनों ही स्तर पर अच्छे से कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं इंदर सिंह परमार जी। अब हम बात करें तो शिक्षा मंत्री का मुख्य कार्य होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में नई नई नीतियों का बनाना तथा उसमें कुछ अच्छे बदलाव को लाना। तो शिक्षा मंत्री जी हमारे लिए नई नई नीतियां बनाते हैं। हमारे लिए अभी तक की नीतियां आई है, 3 बार नीतियां आ चुकी है। पहले चेंज हुआ था 1968 में, दूसरी बार 1986 में तथा तीसरी बार अभी वर्तमान में ही चेंज हुआ है 2020 में, जो बहुत ही अच्छे बदलावों के साथ आई हुई है। और अपनी हमारी शिक्षा को एक रटने वाली शिक्षा से हटकर एक प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। और उससे अच्छी बात इसमें ये है कि नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान आया हुआ है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर दिया जाएगा। हमारी शिक्षा नीति की बात करें तो इसमें पहले जो 10+2 वाला सिस्टम था उसको हटाकर अब 5+3+3+4 का सिस्टम नया आ गया है। यानी कि स्टार्टिंग के 5 साल बच्चे से कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, उसको बस ये 5 साल में से 3 साल उसको सिर्फ खेलकूद पर ध्यान दिया जाएगा। ये सब इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चे को स्कूल की ओर आकर्षित किया जा सके। स्टार्टिंग के 3 साल बच्चा स्कूल में आएगा, जिस तरीके से वह घर जाकर अपने दोस्तों के साथ गेम खेलता था उसी प्रकार अब वह स्कूल में आकर स्कूल वाले फ्रेंडों के साथ गेम खेलेगा। और उसके अगले 2 साल फर्स्ट और सेकंड क्लास पढ़ाई जाएगी जिसमें भी किसी भी एग्जाम का दबाव उन पर नहीं बनाया जाएगा। तथा इसके बाद अगले 3 साल यानी तीसरी क्लास से 5वीं क्लास तक उन्हें अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा और पढ़ाई के साथ अदर एक्टिविटी पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने का ये क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का ये मतलब होगा कि जो छोटा बच्चा है वो जल्दी अपनी मातृभाषा में कनेक्ट कर पाएगा और चीजें उसको आसानी से समझ में आ जाएंगी। और अगले 3 साल यानी 6ठी से लेकर 8वीं कक्षा तक बच्चे को पढ़ाया जाएगा साइंस, कंप्यूटर, आर्ट्स, ये अदर लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी और एक वोकेशनल सब्जेक्ट जिसमें वो कुछ भी चूज कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है। स्पोर्ट भी चूज कर सकता है या फिर कुकिंग भी चूज कर सकता है, सिलाई कर सकता है, जो उसका मन करता है वो सब्जेक्ट वो चुन सकता है और उसके आधार पर उसको मार्क्स भी दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसको बस सीखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और उससे ज्यादा अच्छी चीज ये है कि उसको एक इंडियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी 6ठी से लेकर 8वीं तक। यदि वो सीखने में इंटरेस्टेड है तो वह भारत में जितनी भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा की नॉलेज ले सकता है। और अगले 4 साल यानी 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक विद्यार्थी पर अभी होता था जैसे कि आर्ट्स सब्जेक्ट ले लिया तो उसमें भूगोल, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स ये सब चीजें होती थी। और अगर मैथ वाला लिया है तो उसमें होता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मैं मेरी बताना चाहूंगी कि मैंने मैथ सब्जेक्ट लिया है और उसमें मुझे केमिस्ट्री, मैथ ये सब चीजें तो पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन फिजिक्स मुझे बहुत बोरिंग लगती थी। मैं सोचती थी फिजिक्स अगर चेंज हो जाए तो मैं फिजिक्स की जगह बायो ले लूं या फिर जियोग्राफी या किसी अदर सब्जेक्ट को लेना चाहूंगी, लेकिन उस समय ये सुविधा नहीं थी। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि यदि व्यक्ति एक सब्जेक्ट मैथ लेना चाहता है, दूसरा आर्ट्स का लेना चाहता है, तीसरा कॉमर्स का लेना चाहता है तो वो अपनी रुचि के अनुसार ले सकता है। जिस तरीके से उसका इंटरेस्ट होगा उसे वैसे ही पढ़ाई कराई जाएगी। अगर हमारे इस शिक्षा नीति की बात करें तो यह लागू होनी थी 2022 और 23 में। और इसी तरीके से कॉलेज में भी प्रावधान आ गया है। जैसे पहले होता था कि 3 साल की डिग्री होती थी, यदि आप डिग्री को बीच में छोड़ के अगर आप किसी कारणवश डिग्री को बीच में छोड़ देते हैं तो उसको फिर से शुरुआत से शुरू करना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है,
अगर आपने फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया है तो आपको फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब आप फिर से 3 साल बाद या 4 साल बाद स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप सेकेंड ईयर से कंटिन्यू कर सकते हैं। और सेकेंड ईयर में भी आपको ग्रेजुएट का डिप्लोमा मिल जाएगा। डिप्लोमा 2 साल का होता है। अगर आपने 2 साल में डिग्री की है तो वो भी आपकी डिप्लोमा कहलाएगी। और थर्ड ईयर का अगर कर लिया तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि जॉब जैसे आप जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। आपको ग्रेजुएट मांगते हैं तो आप जॉब में अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। और 1 साल और अगर आप आगे भी पढ़ाई उस क्षेत्र में को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो 1 साल और आपको रिसर्च के लिए मौका दिया जाएगा। ये शिक्षा नीति जितनी अच्छी, मतलब जितनी तारीफ लायक है, मैं उसकी कर भी नहीं सकती उतनी तारीफ, क्योंकि अगर ये लागू हो गई तो वास्तव में जो चेंजेस आएगा ना वो पूरे विकास को परिवर्तित कर देगा। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, जब हमारे क्षेत्रीय क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी एकत्रित करने को कहा था तो सभी ने एक बात रखी थी शिक्षा की। सभी ने कहा था कि हमारे यहाँ के स्कूल का हम विकास करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो ये शिक्षा नीति का एक बात और बताना चाहूंगी, शिक्षा नीति का शुभारंभ हुआ था 2020 से, लेकिन मध्य प्रदेश सबसे पहला ऐसा प्रदेश था जिसने इस शिक्षा नीति को लागू कर लिया था। कब से? 2022 और 23 से। लेकिन अगर हम आज भी उस क्षेत्र पर देखें, हमारे मध्य प्रदेश का अध्ययन करें तो वहां अभी लागू हो चुकी है, लेकिन वहां कहीं इसका मतलब देखा ही नहीं जा रहा है कि ये चल भी रही है। हम में से कई बच्चों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ है। तो क्या कारण रह रहा है कि जब इतनी अच्छी शिक्षा है, हमारे देश में स्कूल की भी कोई कमी नहीं है, अच्छी विश्व में अच्छी खासी रैंक पर आता है स्कूल में हमारा भारत देश, लेकिन फिर ऐसी क्या कमी रह रही है जो कि शिक्षा के स्तर में हम इतना पीछे रह रहे हैं। शिक्षा, हम उन कमियों को देखते हैं। मैंने कुछ साल तो नहीं, 1-2 साल ही हुए होंगे, एक न्यूज सुनी थी कि एक जिले का कलेक्टर थे, उनने अपने ही जिले के एक सरकारी स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन करा दिया था। तो उस पूरे स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बहुत उच्च स्तर तक पहुंच गई थी। तो ये पहले क्यों नहीं होता? क्या कलेक्टर की बेटी ही पढ़ सकती है? कोई कर्मचारी का बेटी अच्छे से नहीं पढ़ सकती? तो वो सरकारी स्कूल तो बहुत है, हर गांव में मिलेंगे। यहाँ भोपाल में भी आपको जगह जगह पर सरकारी स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? क्यों नहीं पढ़ाई होती? और क्यों प्राइवेट स्कूल की ओर जा रहे हैं? अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट संविधान है फिनलैंड का संविधान, फिनलैंड की एजुकेशन। और फिनलैंड की एजुकेशन आप सभी को पता हो तो वो फिनलैंड की एजुकेशन एकदम फ्री रहती है। वहां गांव और शहर के स्कूल में कोई अंतर नहीं होता। हमें उनसे सीखना चाहिए कि एजुकेशन, पढ़ाई, या तो भले ही वो भोपाल के प्राइवेट बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ रहा हो या फिर गांव के छोटे छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, वो पढ़ तो 6वीं कक्षा ही रहा है, तो उसे अलग अलग शिक्षा प्राप्त क्यों हो रही है? कोर्स एक है, एनसीईआरटी कोर्स पढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्यों अंतर है इन दोनों चीजों में? क्यों उसमें इतनी फीस ली जा रही है और क्यों छोटे स्कूल में कम फीस ली जाती है? वो सब नहीं होना चाहिए। एक क्लास यानी 6ठी क्लास के लिए रूल होना चाहिए कि 6ठी क्लास का बच्चा है तो वह 6ठी क्लास में बड़ा स्कूल भी उतनी ही फीस लेगा जितना कि छोटा स्कूल, क्योंकि सरकारी स्कूलों में भी कम सुविधाएं नहीं दी जाती। अगर मैं आपको सरकारी स्कूलों की नीतियां गिनाने लगूं, उनकी सुविधा गिनाने लगूं ना, तो वो प्राइवेट स्कूलों से कई ज्यादा गुना बेहतर है। बस उन पर सही तरीके से कार्य नहीं हो रहा है। एमपी में स्कूलों की बात करें तो एमपी में स्कूल तो हर जगह में, हर छोटे से छोटे गांव में मिलेंगे, लेकिन उनकी गुणवत्ता बहुत कम है और टीचर की संख्या तो बहुत कम है। सबसे बड़ा मुद्दा होता है हमारे देश में बेरोजगारी, लेकिन बेरोजगारी के होते हुए भी इतनी बेरोजगारी है, लेकिन फिर भी स्कूल में टीचर नहीं है, तो क्या हम इसको फुलफिलमेंट नहीं कर सकते उनकी शिक्षकों की? और बात चल रही थी, पहले बोला था कि अगर देश का विकास करना है तो राज्य का विकास करो, राज्य का विकास करना है तो गांव का विकास करो। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, गांव का विकास भी तब होगा जब आप व्यक्ति का विकास करोगे, और व्यक्ति का विकास शिक्षा के बिना संभव नहीं है।
और हर फील्ड में देखे जाए, जैसे मेजर प्रॉब्लम देखें तो बेरोजगारी, गरीबी, ये सब चीजें दूर हो सकती हैं एक अच्छी शिक्षा से। अगर यदि अच्छी शिक्षा नहीं हो तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में। हम खुद ही अपने आसपास पढ़े लिखे और बिना पढ़े में अंतर देख सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार करता है और एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार करता है, और वो सब हमें प्रैक्टिकल नॉलेज से प्राप्त होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें तो क्या हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है? नहीं, क्योंकि अगर एनसीईआरटी में है, जैसे सर ने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। लेकिन सर ने ये भी कहा था कि वैसे तो ऋतुएं 6 प्रकार की भी हो सकती हैं, लेकिन एनसीईआरटी में कितना दिया है, 4 प्रकार की, तो हमें करना कितना है, 4 ही प्रकार का। इससे जो विद्यार्थी है उसकी सोचने की क्षमता चली जाती है। जब ऋतुएं वाला टॉपिक कितना सरल है, हम अपने आसपास की चीजें देख रहे हैं और उसमें हमें पता नहीं है कि कितनी सारी ऋतुएं होती हैं, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि सही वही होगा जो लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है। तो ये होना चाहिए कि वो जो विद्यार्थी है उसकी क्षमता भी देखनी चाहिए कि वो किस तरीके से सोच रहा है। अगर 6 ऋतुएं सोच रहा है, उसने लिखी है 6 ऋतुओं के नाम और वो सही है, तो उसको सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किताब में 4 ऋतुएं लिखी हैं तो 4 ऋतुएं ही सही मानी जाएंगी, क्योंकि फिर विद्यार्थी अपने दिमाग से सोचना ही बंद कर देता है। वो सिर्फ रटने पर ध्यान देता है, क्योंकि रटा हुआ ही एग्जाम में मार्क्स आएंगे उसके। और नई शिक्षा नीति की बात करें हम, तो उसमें वैसे तो बहुत कुछ है। जैसे क्षेत्रीय भाषा के बारे में मैंने आपको बताया, तो क्षेत्रीय भाषा में होता है कि व्यक्ति को जो अपनी मातृभाषा है उसी में पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसमें क्या कर दिया है, इंग्लिश पर कम ध्यान दे दिया है और 6th क्लास से उसको कंप्यूटर क्लास दी जाएगी। तो जब विद्यार्थी 3rd क्लास से 5th क्लास तक इंग्लिश पढ़ेगा ही नहीं, उसको जरूरी नहीं है तो वो नहीं पढ़ेगा। मेरे लिए जरूरी नहीं थी, मैंने नहीं पढ़ी इंग्लिश, तो नहीं पढ़ेगा तो वो 6th क्लास में कंप्यूटर जो कि पूरी तरह इंग्लिश में होता है, तो उस पर वो काम कैसे कर पाएगा? और इंग्लिश सीखेगा तब वो, या फिर वो कंप्यूटर को सीखेगा? तो इंग्लिश भाषा कंपलसरी होनी चाहिए। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हमें दूसरे देशों से कनेक्ट करती है। दूसरे देश क्या, अपने देश में ही अगर आप तमिलनाडु, उड़ीसा इन क्षेत्रों में चले जाएं तो आपको हिंदी भाषा या क्षेत्रीय भाषा भी आती है, आपको 3-4 भाषाएं आती हैं तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश आती है तभी आप उनसे बात कर सकते हैं। तो मैं कुछ सुझाव मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगी। अपनी तरफ से नहीं, मैंने रिसर्च की और उसमें पता चला कि दूसरी चीज ये है कि जो डॉक्टर होते हैं, जो मानव जीवन को बचाने का काम करते हैं, तो उनके लिए कितनी कड़ी ट्रेनिंग होती है। जैसे कि पहले नीट का एग्जाम दो, उसके बाद आपको कॉलेज मिलेंगे, उसके बाद आपके हर साल एग्जाम पे एग्जाम होंगे, और उसके बाद भी मेडिकल कॉलेजों में ट्रेनिंग दी जाती है। पहले डमी पे उनका इलाज किया जाता है और फिर जो मरीज आते हैं उन पर इलाज करवाया जाता है। तो जीवन बचाने वाले की जब इतनी कड़ी ट्रेनिंग होती है, तो जीवन बनाने वाले की इतनी कड़ी ट्रेनिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि जीवन बचेगा तो तभी, जब हमें जीवन जीना ही नहीं आता तो हम किस काम की जी रहे हैं? तो टीचरों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको इस प्रकार ट्रेनिंग होनी चाहिए कि पहले तो उनके एग्जाम, जैसे सिविल सर्विस का एग्जाम होता है तो उसमें बताया जाता है कि बौद्धिक क्षमता कैसी होती है, हमारी सब तरीके की क्षमताओं का आकलन किया जाता है। तो उसी प्रकार एक शिक्षक का एग्जाम भी होना चाहिए, क्योंकि वो ही हैं जिनके हाथों में पूरे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। पॉलिटिशियन या फिर जिस भी फील्ड की बात करें, पॉलिटिशियन हो, प्रधानमंत्री से लेके राज्यपाल, या फिर जो भी फील्ड हो, सब चीज में पहले क्या आती है, एजुकेशन। हाँ, उनमें एजुकेशन कंपलसरी नहीं होती, लेकिन पढ़ते तो वो भी है, 10th तक 12th तक जहां तक भी पढ़ते हैं, पढ़ाई तो उनकी भी होती है। और अगली बात मैं बताऊंगी कि जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया था कि एक कलेक्टर की बेटी का एडमिशन सरकारी कॉलेज स्कूल में करा दिया था, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था जुड़ गई थी। तो ऐसा क्यों नहीं होता? जो स्कूल के टीचर होते हैं वो उनके बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? उसमें उनको पता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप किसी टीचर से भी पूछ लो तो वो यही कहेगा कि हाँ, हम तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम योग्य हैं टीचर बनने के।
तो आप अपने बच्चे के टीचर क्यों नहीं बनते? उसको क्यों दूसरे स्कूलों में भेज देते हैं? अगर अगर जो शिक्षक है या फिर जो उस क्षेत्र के लोग हैं, वो उसी स्कूल में उसका दाखिला कराएंगे, तो वो चाहेंगे कि अपने बच्चे की एजुकेशन अच्छी हो, और अपने बच्चे की एजुकेशन तब अच्छी होगी तब वो स्कूल अच्छा होगा। और इस तरीके से उनकी खाने से लेकर पढ़ाई और एक्टिविटी सब चीजों पर ध्यान देंगे। और अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ इम्प्लीमेंट नहीं भी करती ना, तो वो जाके गवर्नमेंट से लड़ेंगे कि हाँ, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें और आप ये वाली सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। और शिक्षकों की बात करूं तो शिक्षकों की भी अकेली पूरी कोई गलती नहीं है। शिक्षकों को ऐसा हर फील्ड में होता है कि सर्व पुरस्कार दिया जाता है, हर फील्ड का पुरस्कार होता है, स्पोर्ट्स का होता है, लेकिन शिक्षा के फील्ड में कोई अच्छा पुरस्कार है ही नहीं। तो कोई अच्छा शिक्षक बनना ही क्यों चाहेगा जब उसका नॉर्मल शिक्षक में काम चल रहा है? तो शिक्षा के क्षेत्र में उनका सर्वे होना चाहिए, बच्चों द्वारा पूछा जाना चाहिए।